लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है भरत शर्मा और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसएससी एस्पिरेंट पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी, जिसके सिलेबस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो अपना 2025-26 का जो सेशन है उसके अकॉर्डिंग। तो ये जो आज की पूरी वीडियो है वो पूरे एकदम जो अपनी पॉलिटिकल साइंस की बुक है उसके सिलेबस के ऊपर रहने वाली है। इसके अंदर हम लोग ये देखेंगे कि जो अपना चैप्टर है उसका वेटेज क्या है, जितने भी सारे चैप्टर्स हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो क्लास 12 की जो पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी है उसकी दो बुक्स है जिसमें पहले बुक का नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति और जो अपनी सेकंड बुक है उसका नाम है समकालीन विश्व राजनीति। जो पहली बुक है स्वतंत्र भारत में राजनीति वो पूरे भारत की राजनीति पे डिपेंड है आज़ादी के बाद की, और जो समकालीन विश्व राजनीति है वो पूरी विश्व की राजनीति के ऊपर डिपेंड है। यानी जो अपना एग्जाम होता है उस एग्जाम के अंदर टोटल 80 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और दोनों जो बुक्स है उनका वेटेज बराबर होने वाला है, यानी 40+40 80 नंबर्स के जो अपने हैं वो क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम के अंदर। और जो अपनी दोनों बुक्स है उनका जो वेटेज है वो क्या रहने वाला है, एकदम बराबर रहने वाला है। इसलिए जो अपनी दोनों बुक्स है वो हमारे लिए क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो दोनों बुक्स को हम लोग एकदम अच्छे से कवर करते हुए चलेंगे। तो पहले एक बार हम लोग जो अपना सिलेबस है उसको एकदम प्रॉपर्ली समझेंगे और उसी के बाद उसी के बेसिस पे हम लोग आगे बढ़ेंगे, ताकि जो हमारा टारगेट है पॉलिटिकल साइंस का 100 आउट ऑफ 100 का वो पूरा हो सके। ठीक है, तो अपनी जो पहली बुक है उसका नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति। स्वतंत्र भारत में राजनीति इस बुक का नाम है और इस बुक में टोटल मिलाकर 8 चैप्टर है। टोटल मिलाकर 8 चैप्टर्स है और एक चैप्टर्स को हम लोग एकदम प्रॉपर्ली देखने वाले हैं। और इस वीडियो में हम लोग इसके सिलेबस पे पहले डिस्कस करेंगे, फिर सिलेबस डिस्कशन हो जाने के बाद एकदम प्रॉपर्ली हम लोग अगली वीडियो के अंदर जो एकदम प्रॉपर्ली है वो एक क्लास के माध्यम से हम लोग एक चैप्टर को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अपनी ये जो बुक है इसका जो पहला चैप्टर है उसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। यानी जब भारत आज़ाद होता है तो आज़ाद भारत के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां सामने आई, उन सारी चुनौतियों पर हम लोग इस चैप्टर के अंदर गौर करने वाले हैं। और इस चैप्टर का जो वेटेज है वो 5 हो जाता है, यानी 5 नंबर के क्वेश्चन है वो इस चैप्टर में से पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग 3 चुनौतियों पर डिस्कस करेंगे कि जब भारत आज़ाद होता है तो उसके सामने प्रमुख रूप से 3 कौन कौन सी चुनौतियाँ थी। जिसमें पहली चुनौती थी भारत के अंदर एकता और अखंडता कायम करने की, और जो सेकंड चैलेंज था वो था लोकतंत्र कायम करना, और जो तीसरी चुनौती थी वो थी नियोजित विकास की। यानी जो तत्कालीन चुनौती थी भारत के सामने वो थी कि भाई किस प्रकार भारत की एकता और अखंडता को कायम किया जाए, क्योंकि भारत का विभाजन हो गया था और विभाजन के आधार पर जो सांप्रदायिक दंगे हुए थे भारत के अंदर, उसकी वजह से भारत के अंदर काफ़ी ज़्यादा नरसंहार और हिंसा हुई। तो पहली चुनौती थी एकता और अखंडता कायम करने की, दूसरी थी भारत के अंदर लोकतंत्र कायम करना, क्योंकि जब जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे उन्होंने भारत के लोगों को इसी आधार पर आज़ादी की लड़ाई में शामिल किया कि जब भारत आज़ाद होगा तो भारत के अंदर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कायम की जाएगी। और जो तीसरी चुनौती थी वो थी भारत को गरीबी की जाल से बाहर निकालना। यानी भारत का अंग्रेजों ने काफ़ी ज़्यादा शोषण कर लिया था और भारत की आर्थिक स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई। तो तीसरी चुनौती थी नियोजित विकास की, अर्थात भारत को किस प्रकार गरीबी के जो मकर जाल है उससे बाहर निकाला जाए। ठीक है, तो इन 3 चुनौतियों पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फिर बाद में हम लोग देखेंगे विभाजन के बारे में, किस प्रकार अपना विभाजन होता है। यानी जो भारत का विभाजन होता है वो द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर होता है, इसको हम लोग 2 नेशन थ्योरी बोलते हैं। द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर भारत का वो डिवाइडेशन हो जाता है धर्म के आधार पर, यानी जो हिंदू धर्म के लोग थे वो हिंदुस्तान में रहे और जो मुस्लिम या फिर इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग पाकिस्तान के अंदर गए। ठीक है, फिर विभाजन की प्रक्रिया को हम लोग देखेंगे किस प्रकार विभाजन हुआ, और उसके बाद में विभाजन के क्या क्या परिणाम हमारे सामने निकल कर आए, जिसमें हम लोग देखेंगे भाई काफ़ी ज़्यादा त्रासदी वाला जो साल था वो आज़ादी का 1947 का साल था, और काफ़ी संख्या में जो लोग थे वो विस्थापित हुए थे, काफ़ी लोगों की मौतें भी हुई थी। उन सारी चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में एक छोटा सा अपना टॉपिक आ जाता है महात्मा गांधी की शहादत। जो नाथूराम गोडसे होते हैं उन्होंने महात्मा गांधी को गोली मार देते हैं वो लोग। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखने वाले हैं। फिर इसके बाद में हम लोग देखेंगे जो लोकतंत्र कायम करने की चुनौती थी उसी के बेसिस पे रजवाड़ों का विलय देखेंगे। यानी भारत के अंदर पहले रियासतें थी और उन रियासतों को एकीकृत करके किस प्रकार उनको भारत के अंदर क्या किया गया, भारत में शामिल किया गया। और रियासतों के एकीकरण में मुख्य जो भूमिका निभाई थी वो निभाई थी
वल्लभ भाई पटेल ने, सरदार जो वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने निभाई थी। तो उनकी भूमिका के बारे में हम लोग इन रियासतों के विलय में देखने वाले हैं। और रियासतों के विलय में काफ़ी ज़्यादा समस्या आई। तो कुछ प्रमुख ऐसी रियासतें थी, जैसे हैदराबाद जो रियासत थी उसके विलय के बारे में हम लोग थोड़ा विस्तार से देखेंगे, मणिपुर रियासत के विलय को देखेंगे, क्योंकि इन रियासतों के विलय करने में थोड़ी बहुत समस्या उत्पन्न हुई। तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि भाई क्या क्या समस्या उत्पन्न हुई। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे कि भाई रियासतों के विलय के ऊपर सरकार का जो नजरिया था, सरकार का जो दृष्टिकोण था वो किस प्रकार का था। फिर हम यह देखेंगे कि रियासतों के विलय के बाद किस प्रकार राज्यों का पुनर्गठन किया जाता है और पुनर्गठन के बाद नए राज्यों का निर्माण किया जाता है। इसमें हम लोग 1953 का राज्य पुनर्गठन अधिनियम और 1953 के अंदर राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना होती है और 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम वो पास हो जाता है। उन दोनों चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और नए राज्यों के निर्माण के लिए किस प्रकार जो है वो स्पेशली दक्षिण में, यानी जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश राज्य है, उसको बनाने के लिए किस प्रकार जो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था श्री पोट्टी रामुलु, उन्होंने संघर्ष किया था। तो उनके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इस प्रकार अपना जो है वो पहला चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पहले चैप्टर में देखेंगे। फिर आता है अपना सेकंड चैप्टर। जो सेकंड चैप्टर है उसका नाम है एक दल के प्रभुत्व का दौर। यानी भारत आज़ाद होते ही, जब भारत आज़ाद होता है तो आज़ाद होते ही जब पहले आम चुनाव होते हैं 1951-52 में, तो पहले आम चुनाव से लेकर तीसरे आम चुनाव तक, यानी जब 3 आम चुनाव होते हैं लगातार, उन तीनों आम चुनावों में हम लोग ये देखेंगे कि किस प्रकार एक ही पार्टी जिसका नाम था कांग्रेस, उससे का ही प्रभुत्व है वो कायम रहता है। उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि भाई कांग्रेस का ही प्रभुत्व कायम क्यों रहा, कांग्रेस की ही विजय क्यों होती रही। तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि भाई कांग्रेस जो पार्टी थी वो आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण रूप से, अग्रणी रूप से शामिल थी। इसलिए हम लोग ये देखेंगे कि जो पहले और दूसरे और तीसरे जो आम चुनाव होते हैं उनमें कांग्रेस को बहुमत मिलता है भारी मात्रा में। तो जो सेकंड चैप्टर है उसके बारे में, उसके अंदर हम लोग ये देखेंगे कि भाई किस प्रकार कांग्रेस है वो पहले लगातार 3 आम चुनाव में अपना प्रभुत्व कायम करती है। तो उसके लिए हम लोग पहले देखेंगे कि भाई लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती को देखेंगे कि भाई किस प्रकार पहले आम चुनाव होते हैं। और पहले आम 3 चुनाव में हम लोग देखेंगे कि किसका, कांग्रेस का जो है वो प्रभुत्व कायम होता है। और फिर हम लोग ये देखेंगे भाई कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति के कारक क्या कहते हैं, यानी कांग्रेस का ही प्रभुत्व कायम क्यों हुआ, उसके पीछे के कारणों को हम लोग देखेंगे, उसके पीछे के कारणों पे हम लोग गौर करेंगे। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि धीरे धीरे जो कांग्रेस है वो उसका वर्चस्व कम होने लगता है और विपक्षी पार्टियां, यानी जो अन्य जो दल होते हैं उनका उदय होने लगता है और जो कांग्रेस का जो जनाधार है वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। फिर जो नेक्स्ट आता है वो है सोशलिस्ट पार्टी। कुछ मुख्य मुख्य पार्टी हैं जो कांग्रेस पार्टी की ही प्रतिस्पर्धी पार्टियां थी। सोशलिस्ट पार्टी यानी जिसको बोलते हैं समाजवादी, और जो कम्युनिस्ट पार्टी होती है जिसको बोलते हैं हम लोग साम्यवादी। तो इन 2 पार्टियों के बारे में हम लोग थोड़ा विस्तार से देखेंगे। और एक भारतीय जो जनसंघ है जो वर्तमान में बीजेपी के नाम से क्या है प्रसिद्ध है, यानी भारतीय जनता पार्टी के नाम से प्रसिद्ध है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की नींव है वो किस में दिखाई देती है अपने को, भारतीय जनसंघ में दिखाई देती है। भारतीय जनसंघ की स्थापना करते हैं 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और उन्हीं ने 1980 के अंदर जो जनसंघ को पुनर्गठित किया था। और पुनर्गठित करते हुए किसकी स्थापना कर दी थी, 1980 में बीजेपी की स्थापना वो कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग सेकंड चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। और जो अपना तीसरा चैप्टर है, जो दूसरा चैप्टर है उसका वेटेज रहता था 4 नंबर का, यानी जो सेकंड चैप्टर है उसमें से 4 नंबर के प्रश्न है वो आप लोगों को पूछे जाएंगे एग्जाम में। अब जो तीसरा चैप्टर आ जाता है अपना, उसका नाम है नियोजित विकास की राजनीति। यानी जो 3 लगातार चैप्टर है वो 3 चुनौतियों के ऊपर डिपेंड है। पहले चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि भाई भारत के अंदर किस प्रकार एकता और अखंडता कायम की गई। फिर सेकंड चैप्टर में देखेंगे कि भारत के अंदर किस प्रकार लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम की गई या फिर लोकतंत्र कायम किया गया। और जो तीसरा चैप्टर है उसके अंदर हम लोग ये देखेंगे कि जो भारत है उसको, भारत को विकसित करने के लिए या फिर भारत का विकास करने के लिए, गरीबी के मकर जाल से भारत को निकालने के लिए किस प्रकार की विकास की योजनाओं को प्रयोग में लाया गया। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण थी अपनी पंचवर्षीय योजना। कौन सी? पंचवर्षीय योजना, जिसको हम लोग 5 ईयर प्लान बोलते हैं, 5 ईयर प्लान। उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि भाई जो भारत है उसने नियोजन के द्वारा पहले से प्लान बनाकर अगले आगामी 5 वर्षों के लिए योजना बनाकर खर्चों को फिक्स करके किस प्रकार भारत के विकास के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, विकास की धारणाओं के बारे में देखेंगे भाई भारत ने कौन सी विकास की धारणा अपनाई, नियोजन, फिर नियोजन के अंदर शुरुआती कौन कौन से कदम उठाए गए,
फिर बाद में जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं कि भाई प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो किस मॉडल पर आधारित थी, इसके योजनाकार कौन थे, इस योजना में जो मुख्य उद्देश्य थे या फिर योजना के मुख्य लक्ष्य थे, किन किन लक्ष्यों के ऊपर जोर दिया गया, फिर ध्यान दिया गया। तो ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। फिर हम लोग ये देखेंगे भाई किस प्रकार औद्योगिकरण की एक बार के लिए भारत के अंदर जो रफ्तार है वो तेज हो जाती है। और फिर बाद में हम लोग देखेंगे विकेंद्रीकृत नियोजन, जिसमें हम लोग जो केरल मॉडल है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। जो विकेंद्रीकृत नियोजन या फिर विकेंद्रित नियोजन होता है, डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण की एक प्रक्रिया होती है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, फिर हम लोग ये देखेंगे कि भारत के अंदर इस प्रकार की योजना बनाने के लिए एक योजना आयोग का, जिसको बोलते हैं प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन, उसका गठन किया जाता है। ठीक है, और उसी प्लानिंग कमीशन को नरेंद्र मोदी के द्वारा 2015 में नीति आयोग का नाम दे दिया जाता है। उसी प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग का नाम दे दिया जाता है। तो ये सारी चीजें हम लोग अपने तीसरे चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। जो अपना तीसरा चैप्टर है उसका जो वेटेज है वो रहने वाला है 5 नंबर, यानी 5 नंबर के जो प्रश्न है वो इस तीसरे चैप्टर से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट जो अपना चौथा चैप्टर आता है उसका नाम है भारत के विदेश संबंध, यानी आजादी के बाद भारत को, स्वतंत्र भारत को अपनी विदेश नीति तय करनी थी, और उस विदेश नीति के अंदर भारत ने अपनी विदेश नीति किस प्रकार अपनाई, या फिर भारत ने विदेशों के अंदर या फिर विश्व की राजनीति में किस प्रकार अपनी भूमिका निभाई, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो हम लोग इसके अंदर मुख्य रूप से देखेंगे कि भारत जो था उसने कूटनिरपेक्षता की नीति अपनाई थी, यानी जब जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति होती है 1945 में, और जो अमेरिका होता है वो अमेरिका जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जो परमाणु अटैक करता है, और उसी के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति हो जाती है, और जो पूरा विश्व है 2 ध्रुवों में या फिर 2 पक्षों में 2 खेमों में बंटने लग जाता है। तो जितने भी छोटे छोटे देश थे वो अपनी जरूरतों के हिसाब से अपने स्वार्थ के अकॉर्डिंग अलग अलग, जो कोई यूएसए के खेमे में जा रहा है या फिर कोई यूएसएसआर यानी सोवियत संघ के खेमे में जा रहा है। लेकिन जो भारत था उसने एक अलग ही नीति अपनाई, अपनी जो विदेश नीति थी, जिसको बोलते हैं हम लोग गुटनिरपेक्षता की नीति, यानी उसने न तो अमेरिका के पक्ष में शामिल होना मंजूर किया और न ही यूएसएसआर के पक्ष में शामिल होना मंजूर किया। भारत ने कहा कि हम लोग स्वतंत्र रहेंगे और हम किसी भी खेमे में या फिर किसी भी पक्ष में नहीं जाएंगे। तो भारत ने इस आधार पर कौन सी नीति अपनाई? गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई। और इस नीति में हम लोग देखेंगे जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। 2 खेमे से दूरी, यानी भारत जो था वो दोनों खेमों या फिर दोनों पक्षों में नहीं था। और फिर आगे हम लोग इसमें देखेंगे एफ्रो एशियाई एकता। एफ्रो एशियाई एकता का मतलब होता है कि जो भारत था उसने जो अफ्रीकी जो देश थे उनको आज़ाद कराने के लिए या फिर उनको औपनिवेशिक शासन से मुक्ति दिलाने के लिए उनके लिए काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया था या फिर उनके पक्ष में बोला था। उस चीज़ के बारे में देखेंगे। फिर हम देखेंगे भारत का जो चीन के साथ क्या संबंध था उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि जो भारत और चीन के संबंधों की शुरुआत होती है हिंदी चीनी भाई भाई, यानी बड़े ही मधुर संबंधों की जो शुरुआत है या फिर मित्रतापूर्ण तरीके से भारत और चीन के संबंधों की शुरुआत होती है। लेकिन 1962 में हम लोग ये देखेंगे कि जो भारत है, भारत और जो चीन है उसके मध्य युद्ध हो जाता है। भारत और चीन के मध्य क्या होता है? युद्ध होता है। तो उस युद्ध के बारे में देखेंगे और फिर किस प्रकार भारत और चीन के मध्य शांति है वो वापस कायम होती है और जो संबंध है वो वापस संबंधों में क्या आ जाता है? सुधार आ जाता है। तो भारत और चीन संबंध देखेंगे। फिर पाकिस्तान के साथ युद्ध देखेंगे। 1965 के अंदर हम लोग देखेंगे कि भाई भारत और पाकिस्तान के साथ क्या होता है? युद्ध होता है। तो उस युद्ध के बारे में देखेंगे। फिर हम 1971 का बांग्लादेश का युद्ध देखेंगे, जब जो पूर्वी पाकिस्तान है उस पूर्वी पाकिस्तान के लोगों का जो पश्चिमी पाकिस्तान के लोग हैं वो शोषण करते हैं, पश्चिमी पाकिस्तान के जो नेता हैं वो शोषण करते हैं। तो जो भारत है वो पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद कराने के लिए और एक नया देश बांग्लादेश बनाने के लिए भारत ने क्या किया था? बांग्लादेश की सहायता की। तो इसी के साथ भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं 71 का युद्ध, जिसको हम लोग बोलते हैं 1971 का युद्ध। ठीक है ना। फिर हम लोग देखेंगे 1999 यानी 1999 के अंदर वापस भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं करगिल का युद्ध, जिसको बोलते हैं हम लोग करगिल का युद्ध। और फिर बाद में हम लोग देखेंगे भारत की परमाणु नीति, भारत की एटम पॉलिसी बोल सकते हैं हम लोग इसको। तो भारत की परमाणु नीति के बारे में हम लोग देखने वाले हैं और भारत का जो परमाणु नीति के तहत जो उसने कार्यक्रम चलाया उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और इस कार्यक्रम के अंदर भारत ने कहा था कि भारत परमाणु हथियारों का निर्माण करेगा, लेकिन किसी के ऊपर आक्रमण करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी सुरक्षा करने के लिए। तो ये सारी चीजें हम लोग
जो अपना चौथा चैप्टर है जिसका नाम है भारत के विदेश संबंध, उसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसका जो वेटेज है वो रह जाता है 5 नंबर, यानी इसमें से 5 नंबर के जो प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। अपना जो अगला चैप्टर है, 5वां चैप्टर है, उसका नाम है कांग्रेस प्रणाली, पुनर्स्थापना और चुनौतियां। यानी हम लोग ये देखेंगे कि 3 चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व रहता है, लेकिन जैसे ही चौथा आम चुनाव आता है तो चौथे आम चुनाव के नतीजों के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आता है, जिसे हम लोग राजनीतिक भूकंप की संज्ञा देते हैं। इन चौथे चुनाव के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है उसका जनाधार काफी कम हो जाता है, उसके जो वोटों का प्रतिशत है, उसके जो आंकड़े हैं वो काफी ज्यादा नीचे गिर जाते हैं, उसके जो सीटों की संख्या है वो भी काफी ज्यादा कम हो जाती है। तो इस प्रकार कांग्रेस के सामने कुछ चुनौतियां आती है, और उसी समय जो कांग्रेस है वो 2 गुट हो जाते हैं कांग्रेस के। उसके बारे में हम लोग देखेंगे। एक जो गुट था वो कांग्रेस का इंदिरा गांधी का था, जिसको हम लोग कांग्रेस रिक्विजनिस्ट बोलेंगे, और एक जो गुट था वो था कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर कांग्रेस के जो बड़े वरिष्ठ नेता थे, पुराने नेता थे, वो शामिल थे। तो कांग्रेस के 2 गुट बन जाते हैं। लेकिन बाद में हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस की जो प्रणाली है पहले वाली, जिस प्रकार कांग्रेस का पहले वर्चस्व कायम हुआ था 3 चुनाव में, उसी प्रकार वापस जो 5वें आम चुनाव होते हैं उसके अंदर कांग्रेस का वापस अपना जो वर्चस्व है वो कायम हो जाता है, अर्थात कांग्रेस प्रणाली की वापस पुनर्स्थापना हो जाती है। इस चैप्टर में इन सारी चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे। लेकिन इनसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि 1964 के अंदर जो अपने जवाहरलाल नेहरू है उनकी मृत्यु हो जाती है, तो कांग्रेस के सामने चुनौती आती है राजनीतिक उत्तराधिकार की। तो इस चुनौती को एकदम बड़े ही सरलतापूर्वक तरीके से सुलझा लिया जाता है, और लाल बहादुर शास्त्री को क्या बना दिया जाता है, प्रधानमंत्री। लेकिन 2 वर्षों तक प्रधानमंत्री रहने के बाद लाल बहादुर शास्त्री की भी ताशकंद के अंदर मृत्यु हो जाती है, और वापस कांग्रेस के सामने राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती आ जाती है। और इस बार जो चुनौती आई उसके अंदर 2 व्यक्ति जो थे वो इस प्रतिस्पर्धा में थे। एक का नाम था इंदिरा गांधी, और दूसरे व्यक्ति जो थे वो थे अपने मोरारजी देसाई। तो इनके मध्य क्या होता है, राजनीतिक उत्तराधिकार की प्रतिस्पर्धा होती है, और जब वोटिंग करवाई जाती है तो ज्यादातर जो सांसद होते हैं वो इंदिरा गांधी को वोट देते हैं, और इस प्रकार देश की अगली प्रधानमंत्री बनती है इंदिरा गांधी। तो ये जो सारी चीजें हम लोग अपने 5वें चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, और इस चैप्टर का वेटेज है वो रह जाता है 5 नंबर, यानी 5 नंबर के प्रश्न है वो इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर आता है अपना लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, यानी जो 6वां चैप्टर है लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो संकट है। ये चैप्टर अपने भारत के अंदर जब 25 जून 1975 को आपातकाल लागू किया जाता है इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा, उसके ऊपर पूरा डिपेंड है। यानी आपातकाल की पृष्ठभूमि क्या थी, आपातकाल क्यों भारत के अंदर लगाया गया, उसके संदर्भ क्या क्या थे, गुजरात आंदोलन, बिहार आंदोलन, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग अपने इस 6वें चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, फिर हम लोग इसके अंदर 1977 के लोकसभा चुनाव के बारे में लास्ट में देखेंगे। तो इस प्रकार अपना 6वां चैप्टर हम लोग कवर करेंगे एकदम प्रॉपर्ली, और इसका जो वेटेज है वो रह जाता है 5 नंबर, यानी 5 नंबर के प्रश्न इस चैप्टर से अपने को पूछे जाएंगे अपने बोर्ड एग्जाम में। जो 7वां पार्ट है उसका नाम है क्षेत्रीय आकांक्षाएं। जो 7वां चैप्टर है उसका नाम है क्षेत्रीय आकांक्षाएं। इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि भाई भारत के अंदर जो अलग अलग क्षेत्र थे, उस क्षेत्र में से कुछ जो लोग हैं वो अपनी अपनी आकांक्षाएं, अपनी अपनी इच्छाओं को लेकर सड़कों पर उतर आते हैं और आंदोलन करते हैं। तो ये जो चैप्टर है वो भी एकदम हम लोग प्रॉपर्ली कवर करने वाले हैं, और इसका जो वेटेज है वो 5 नंबर रह जाता है, यानी 5 नंबर के प्रश्न इस चैप्टर से हम लोगों को वो पूछे जाएंगे। ठीक है, और जो लास्ट चैप्टर है उसका नाम है 8वां जो चैप्टर है उसका नाम है भारतीय राजनीति और नए बदलाव। यानी भारतीय राजनीति के अंदर कुछ नए बदलाव आते हैं, जिसके अंदर एक गठबंधन का युग शुरू होता है, और जो कांग्रेस पार्टी है उसका वर्चस्व धीरे धीरे खत्म होते होते कांग्रेस का क्या होने लग जाता है, पतन होने लग जाता है, और गठबंधन की राजनीति शुरू होती है। और अन्य जो पिछड़ा वर्ग है उनको राजनीतिक, जो ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं उनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया जाता है, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाती है। किसके द्वारा, मंडल आयोग के द्वारा। यानी मंडल आयोग क्या करता है, उनके आरक्षण से संबंधित जो रिपोर्ट है वो पेश करता है, और उनको भी क्या दिया जाता है, आरक्षण दिया जाता है, ओबीसी वर्ग को या फिर अदर बैकवर्ड क्लास को। ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। और जो अपना एक अयोध्या विवाद होता है, जो बाबरी जो मस्जिद होती है अपनी, उसका विध्वंस किया जाता है, बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया जाता है कार सेवकों के द्वारा, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, और विध्वंस के बाद की जो भारत की राजनीति थी वो किस प्रकार थी, और फिर नए नए जो पार्टियां थी, जिसके अंदर हम लोग ये देखेंगे मोस्टली जो बीजेपी थी, भारतीय जनता पार्टी थी, उसका जनाधार है वो तेजी से बढ़ता है, और सत्ता के अंदर उसकी जो पकड़ है वो क्या हो जाती है, मजबूत होने लग जाती है।
तो इस प्रकार अपनी ये जो बुक है स्वतंत्र भारत में राजनीति, उसको हम लोग कवर करने वाले हैं एकदम प्रॉपरली। तो मैं जो लगातार है वो इस प्रकार की जो क्लासें हैं वो आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ एकदम प्रॉपरली, एक एक चैप्टर वाइज। तो आप मेरी इन क्लासों से जुड़ना ना भूलें और वीडियो को आप लोगों को एंड तक देखना है प्रॉपरली। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, उनका जो मैं है वो आप लोगों का सॉल्यूशन करने का जरूर प्रयास करूंगा। और इन क्लासों की अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसकी जो लिंक है वो मैं अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। आप जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करें, ताकि आप लोगों को मेरी जो क्लासें हैं उनसे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी अपडेट है वो आपको मिल सके। और एकदम प्रॉपरली हम लोग क्लासों को करने वाले हैं। थैंक यू। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो बेल आइकन है उसको आप प्रेस करके रखें। थैंक यू। मिलते हैं अपनी इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में।